दोस्तों हमारे समाज में हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इनके बीच के डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट मैटर्स भी बढ़ रहे हैं। और जब जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होगा तो ये सेक्शन सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 122 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, इसका यूज बढ़ जाएगा। और इसका यूज आप लोगों को आना चाहिए, चाहे आप एक हस्बैंड और वाइफ हैं, चाहे एक काउंसिल हैं, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं और चाहे आप जुडिशियल ऑफिसर हैं। ये सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम पर कि इसका यूज हर उस केस में होगा जिस केस में हस्बैंड एंड वाइफ या इनमें से कोई एक इन्वॉल्व होगा, चाहे सिविल मैटर है चाहे क्रिमिनल मैटर है। तो इसलिए इस सेक्शन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों। और आज आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो इस सेक्शन के बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको पूरी देखनी है। और हाँ दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कीजिए, legal_lamp। आप सर्च मारेंगे आपको मिलेगा, वहां पर भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए 4 पार्ट में बांटी है। पहला पार्ट कहता है नॉन कंपेलेबल। ये पार्ट कहेगा कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको कोई एक पर्टिकुलर बात कहने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आपको ये फैक्ट बताना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बताना चाहता है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो फिर उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। एक पार्ट है इस सेक्शन का। एक्चुअल में पार्ट नहीं बटे हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए पार्ट में बांटा। दूसरा जो पार्ट होगा वो है नॉन एडमिसिबल। पहला पार्ट नॉन कंपेलेबल, दूसरा पार्ट नॉन एडमिसिबल। कंपेल नहीं किया जाएगा, इससे ऐसा लगता है कि अगर वो हस्बैंड या वाइफ अपनी मर्जी से कुछ बताना चाहे कोर्ट में आकर, तो क्या उसको अलाउ कर दिया जाए, परमिट कर दिया जाए? नहीं। नॉन एडमिसिबल, अगर वो अपनी मर्जी से बोल भी दे आके, गुस्से में आके कोर्ट में खड़े होकर हस्बैंड या वाइफ कुछ भी, वो बातें जो अभी मैं आगे बताऊंगा, तो उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, उनको पढ़ा ही नहीं जाएगा। ऐसे माना जाएगा कि ये बातें कोर्ट के रिकॉर्ड पर आई ही नहीं। अगला पार्ट है, 2 एक्सेप्शंस होंगे इसमें। पहला एक्सेप्शन है जो विद कंसेंट की बात करता है। अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने अगर कुछ एक दूसरे से कुछ कहा था, उसको डिस्क्लोज करना है कोर्ट में, तो जिसने कहा था, अगर हस्बैंड ने वाइफ को कहा था, तो हस्बैंड की सहमति से डिस्क्लोज कर सकती है वाइफ, या हस्बैंड के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट से, उसकी कंसेंट से डिस्क्लोज कर सकती है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि वहां पर कंसेंट नहीं चाहिए, बिना कंसेंट के भी डिस्क्लोज कर सकती है। मैं ब्रीफ एक लाइन बता देता हूं इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है। ये सेक्शन कहती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में अगर कोई बात हुई थी, कोई कम्युनिकेशन हुआ था किसी फैक्ट का, तो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए, कोर्ट में बताने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती उस पर। और दूसरा, अगर अपनी मर्जी से भी बताना चाहें वो लोग कोर्ट में आकर, तो भी उनको बताने नहीं दिया जाएगा। ये है बेसिक इस सेक्शन का। बट बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टेक्निकल चीजें हैं जिनको मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखेंगे जो इसका पहला पार्ट था, नॉन कंपेलेबल, कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वो पार्ट क्या कहता है। बहुत ध्यान से सुनना है। नो पर्सन, नो पर्सन, अभी तक हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं हुई है, तो हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे कहां से? नो पर्सन हु इज और हैज बीन। मैंने इसको इस तरीके से ऊपर और नीचे क्यों लिखा है, पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कोई व्यक्ति जो या तो मैरिड है या मैरिड रह चुका है, shall be compelled to disclose any communication। कोई भी संसूचना डिस्क्लोज करे हस्बैंड या वाइफ, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता,
डिस्क्लोज करने के लिए, बताने के लिए कि आप आइए और कोर्ट में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या आपके हस्बैंड ने आपको बोला, आप कोर्ट में आकर बताइए। ऐसा उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है नो पर्सन। देखिए एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जो मेरा बेसिक तरीका है पढ़ाने का मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि आपको वो रिपीटेशन थोड़ा बुरा लगे, प्लीज आज की वीडियो में इरिटेट नहीं होना। बाकी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कमेंट करके बताया है कि रिपीटेशन इज गुड, वो उससे बातें उनको समझ आ जाती हैं। बट एक किसी का कमेंट आया था एक दो का कि भाई ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, बट रिपीटेशन का फायदा होता है। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, शादीशुदा होना चाहिए, शादीशुदा हो रह चुका था, उसको अलाउ कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए। बट ये कम्युनिकेशन किसने किया था और किसको किया था, ये दो क्वेश्चंस के जवाब हैं। तो कम्युनिकेशन मेड टू हिम, यहां पर हिम कौन है? ये वो पर्सन जिसको कंपेल नहीं करने की बात हो रही है। दो लोग हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक ने दूसरे को कुछ कम्युनिकेशन किया, एक ने दूसरे के साथ कुछ संवाद किया, अपनी बात कही। तो जिसको बात कही गई है वही तो बताने आएगा कोर्ट में, तो उसको मना किया जा रहा है जिसको बात कही गई है। बट किसने कही है? मेड टू हिम बाय एनी पर्सन, ये दूसरा पर्सन है। ये कम्युनिकेशन किया किसने था, ऐसा संवाद किया किसने था? एनी पर्सन टू हुम ही अगेन वही पर्सन है, नो पर्सन जिसको मना किया जा रहा है, कंपेल नहीं किया जाएगा, जिसके साथ में वो पर्सन इज मैरिड और हैज बीन मैरिड। ऐसे पर्सन का कम्युनिकेशन है जो पर्सन उस व्यक्ति के साथ में या तो मैरिड है या मैरिड रह चुका है, शादीशुदा है या शादी उसके साथ रह चुकी है। ऐसे पर्सन को अलाउ नहीं किया जाए। तो मैं साधारण शब्दों में इसे समझाऊं कि हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ से कुछ कहा था, तो यहां पर नो पर्सन कौन है? वाइफ। और ये एनी पर्सन कौन है? हस्बैंड। तो ऐसे पर्सन को यहां पर कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। तो ये कैसा पार्ट हो गया? नॉन कंपेलेबल पार्ट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कम्युनिकेशन किया गया, इसमें लिखा गया है ना कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ कम्युनिकेशन किया, तो क्वेश्चन है कि ये कम्युनिकेशन कब किया गया। इस बात को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो ये इज वर्ड यूज हुआ है, ये हुआ है ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। भाई इट मींस इज का मतलब अभी भी मैरिड है वो, अर्थात शादी चल रही है। और हैज बीन किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? आफ्टर डिजोल्यूशन द मैरिज, आफ्टर डिजोल्यूशन द मैरिज। जब मैरिज टूट गई है तो उसके लिए वर्ड यूज किए हैज बीन मैरिड, यानी शादी शुदा रह चुका है उस व्यक्ति के साथ। तो मैरिज किस तरीके से टूट सकती है कि या तो दोनों में से कोई एक मर गया या डाइवोर्स हो गया। तो क्या आप समझ पाएंगे इन दोनों वर्ड्स के यूज से कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है या डाइवोर्स हो गया है, उसके बावजूद भी इस पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इज वर्ड यूज हो रहा है इज मैरिड और हैज बीन मैरिड। इज है कि अभी भी शादी चल रही है, और हैज बीन वर्ड यूज हुआ है कि शादी डिसॉल्व हो चुकी है, शादी टूट चुकी है, तब भी परमिट नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया कि कब परमिट नहीं किया जाएगा, तो शादी के दौरान और शादी टूटने के बाद भी। लेकिन सॉरी, कब कंपेल नहीं किया जाएगा, शादी के दौरान और शादी के बाद भी। अब क्वेश्चन आता है कि वो कम्युनिकेशन जो किया था हस्बैंड ने वाइफ से या वाइफ ने हस्बैंड से, ये कब किया था। तो इसके लिए आपको वर्ड देखना पड़ेगा ड्यूरिंग मैरिज। ये जो संसूचना की गई थी
शादी के दौरान की गई थी। कम्युनिकेशन वाज मेड ड्यूरिंग मैरिज। यहां पर दो वर्ड्स हैं। यहां पर एक वर्ड है ड्यूरिंग और एक है मैरिज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्यूरिंग का मतलब क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे हम मैरिज का मतलब क्या है। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी दोस्तों, भाग मत जाना। आज मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, वीडियो छोड़कर लाइक जरूर करते रहना। देखिए ड्यूरिंग का मतलब है कि डे ऑफ मैरिज, जिस दिन मैरिज हुई। डे ऑफ मैरिज का मतलब ये नहीं कि अभी बारात आई, शादी वो बाराती खाना खा रहे हैं अपना मजे से, अभी यहाँ पर जयमाला का प्रोग्राम चल रहा है और हस्बैंड वाइफ जो होने वाले हैं आमने सामने खड़े हैं, बैठा दिए थोड़ी देर के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, उस दौरान कुछ उन्होंने कम्युनिकेशन कर लिया आपस में। नो, डे ऑफ मैरिज का मतलब मैरिज होने के बाद, जैसे ही मैरिज कंप्लीट हुई वहीं से कम्युनिकेशन का पीरियड शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग का मतलब है कि शादी हो गई हो और शादी चल रही हो और डिसॉल्व होने से पहले पहले, ड्यूरिंग का मतलब ये है। इस दौरान अगर हस्बैंड ने वाइफ से और वाइफ ने हस्बैंड से कोई कम्युनिकेशन किया था, कुछ भी बात कही थी, तो ऐसी बात को कोर्ट में आकर बोलने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, उस पर जोर नहीं डाला जाएगा। तो ड्यूरिंग का मतलब है डेट ऑफ मैरिज से कब तक, डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तक, जो या तो डेथ से हो सकती है या डाइवोर्स से हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि डाइवोर्स होने के बाद अगर हो गया तो, या शादी से पहले हुआ तो, व्हाट अबाउट प्रायर टू मैरिज। शादी से पहले मैंने अभी आपको बता दिया। मान लो और एक एग्जांपल लेता हूं कि एंगेजमेंट हो गई है, एक लड़का और लड़की की एंगेजमेंट हो गई, इसके बाद जब तक शादी हुई है इस बीच में वो खूब मिले जुले और आपस में कम्युनिकेशंस हुए, क्या ये वाले कम्युनिकेशंस को भी कंपेल नहीं किया जा सकता बताने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ को? ये इस सेक्शन में कवर नहीं होते हैं, और अगर इस सेक्शन में कवर नहीं होते हैं तो मींस कि इतने बातों को बताने के लिए कंपेल किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। ड्यूरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये बिटवीन एंगेजमेंट एंड मैरिज दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो यहां पर शामिल नहीं है। व्हाट अबाउट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी टूट गई, उसके बाद अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ हस्बैंड एंड वाइफ में, तो देखिए अगर डेथ से टूटी है शादी तब तो अब कम्युनिकेशन दोनों में हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर डाइवोर्स से अगर डिसोल्यूशन हुआ है, डाइवोर्स हो गया है, तो डाइवोर्स होने के जस्ट बाद से अब हस्बैंड वाइफ वो है ही नहीं, उन दोनों के बीच में अब अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऐसे कम्युनिकेशन को कोर्ट में बताने के लिए कंपेल किया जा सकता है, दोनों में से किसी को भी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट कि ड्यूरिंग का मतलब क्या है वो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन कब किया गया हो, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हस्बैंड एंड वाइफ के कम्युनिकेशन को डील करेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि वो डेट क्या है, क्या वो डेट शादी होने और शादी के डिसोल्यूशन के बीच की है, तभी सेक्शन एप्लीकेबल होगी और कंपेल नहीं किया जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी और कंपेल किया जा सकता है। अब बात करते हैं वर्ड मैरिज की और मैरिड की। मैरिज और मैरिड दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं। हु इज मैरिड और हैज बीन मैरिड एंड ड्यूरिंग मैरिज, ये दो फ्रेज यूज हुई है ना। तो देखिए मैरिज का मतलब है दोस्तों वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज आप सब समझते हैं कि जो संस्कार चाहिए शादी को पूरा करने के लिए वो सारे संस्कार पूरे हो चुके हों, तो जब वैलिड मैरिज हो जाएगी उसके बाद से ही शुरू होगा कम्युनिकेशन। तो यहां पर मैरिज का मतलब वैलिड मैरिज है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मिस्ट्रेस है, किसी एक आदमी ने कोई रखेल रखी हुई है, काफी लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। अब इस पीरियड में हस्बैंड ने अपनी मिस्ट्रेस के साथ कोई कम्युनिकेशन कर दिया, तो क्या इस कम्युनिकेशन को भी कंपेल नहीं किया जा सकता? तो आपको ध्यान रखना है वर्ड ड्यूरिंग मैरिज।
अब मैरिज तो यहाँ है ही नहीं। इट मीन्स ये कम्युनिकेशन जो एक अपनी मिस्ट्रेस के साथ किसी पर्सन ने किया, वो यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर नहीं होता। और अगर कवर नहीं होता है तो फिर कंपेल किया जा सकता है मिस्ट्रेस को, उसको बुलाया जा सकता है कोर्ट में और कहा जा सकता है कि आपको ये बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं तो लिविंग रिलेशनशिप वाला जो कम्युनिकेशन है क्या वो बार होगा? अगेन वही कि लिविंग रिलेशनशिप भी मैरिज की कैटेगरी में नहीं आती है। तो लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई कन्वर्सेशन हुई, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन, कोई संवाद हुआ, तो ऐसे संवाद को बताने के लिए कोर्ट में हस्बैंड को या सॉरी जो दोनों पर्सन हैं, मेल या फीमेल, दोनों को कंपेल किया जा सकता है। अब मैं बार बार आप लोगों के सामने एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संसूचना, इसका मतलब मैंने जो अभी आपको बोला है ये सब कम्युनिकेशन है। मेरी इंटेंशन है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कम्युनिकेशन है, ये संसूचना है। तो इस कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता। तो पहली बात तो उन्होंने लिखा है ऑल कम्युनिकेशन। ऑल कम्युनिकेशंस का मतलब कि पहली बात कम्युनिकेशन होना चाहिए, और फिर उसके बाद सारे टाइप के कम्युनिकेशन यहां कवर होंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन ओरल था, चाहे वो रिटन था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, चाहे व्हाट्सएप से भेजा, चाहे इंस्टाग्राम से बोला, चाहे उन्होंने लेटर लिखा, चाहे आमने सामने मुंह से बोला, चाहे फोन पर बात करके बोला। ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आर कवर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ कम्युनिकेशंस तो हम सीक्रेटली करते हैं अपनी वाइफ के साथ में, और कुछ कम्युनिकेशन हम ओपनली भी कर लेते हैं। तो इनमें से कौन से कवर होंगे? अगेन ऑल कम्युनिकेशंस, यानी कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन कॉन्फिडेंशियल, दोनों टाइप की ही कम्युनिकेशंस यहां पर इंक्लूड हैं। इट मींस दोनों टाइप के ही कम्युनिकेशंस को कंपेल नहीं किया जाएगा कोर्ट में डिस्क्लोज करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होगा। क्या किसी व्यक्ति का एक्ट, कार्य, केवल कार्य कर रहा है, मैं इधर से उधर घूम रहा हूं, बस घूम रहा हूं, किसी को कुछ कह नहीं रहा, हस्बैंड ने देख लिया वाइफ को और वाइफ ने देख लिया हस्बैंड को, बट कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, क्या वो इसमें कवर होगा? ओमिशंस कवर होंगे क्या? कंडक्ट, मेरा आचरण कवर होगा क्या? नोट्स, मैंने ऐसे गर्दन हिला दी, क्या ये कवर होगा क्या? ये डिपेंड करेगा कि मेरी इंटेंशन क्या है। अगर उस कंडक्ट की, उस आचरण की, उस बिहेव की, उस डिमीनियर की इंटेंशन है कि मैं आपको कुछ कन्वे करना चाहता हूं, तो फिर वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं। अगर इंटेंशन कन्वे करने की नहीं है, देन वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा तो कीप इन माइंड कि सेक्शन अगेन इज नॉट एप्लीकेबल। और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ऐसी बातों के लिए हस्बैंड या वाइफ को कंपेल किया जा सकता है, क्योंकि वो एक विटनेस है। हस्बैंड और वाइफ विटनेस होंगे, कंपिटेंट विटनेस, ये मैं पिछली वीडियो में ही आपको बता चुका हूं। क्यों होंगे? क्योंकि जब आप सेक्शन 124 के पहले दो लेटर, पहले दो वर्ड्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई। तो ऑल पर्सन्स में हस्बैंड भी आता है, वाइफ भी आता है, बट हाँ सर्टेन मामलों में कंपेल नहीं किया जाएगा। तो कम्युनिकेशन, और उसके साथ में नोट्स कर दिए थे, कुछ ऐसे करके गर्दन हिलाती थी। मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे हाथ चल रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए हाथ चला रहा हूं, कभी गर्दन चला रहा हूं, कभी इधर घूम रहा हूं, मैं इससे कुछ कन्वे कर पा रहा हूं आपको, बट कम्युनिकेशन के साथ कर रहा हूं ये सारे एक्ट। देन वो नोट्स, वो एक्ट और वो कंडक्ट ये कवर हो जाएंगे। बट सेपरेटली ये जो पीछे मैंने चार बातें बताई, अगर ये इंडिपेंडेंट है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके साथ में, तो फिर ये केवल एक्ट, केवल कंडक्ट, केवल नोट्स और केवल ओमिशंस, ये कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे तो फिर इनको बताने के लिए हस्बैंड या वाइफ को कंपेल किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो केस है दोस्तों
राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का माने सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में जो राम भरोसे है ये एक एक्यूज है और इसने क्या किया है, मर्डर कर दिया अपने पड़ोसी का, और पड़ोसी का मर्डर किया मिडनाइट में। तो जैसे ही पड़ोसी का मर्डर करके आया तो ही एंटर्ड इन हिज हाउस थ्रू रूफ, अपनी छत के थ्रू अपने घर में एंटर किया इसने। अब जो ये घर में एंटर किया वो सब वाइफ उसकी देख रही थी। उस समय वाइफ ने देखा कि मेरा तो हस्बैंड ऊपर से आ रहा है छत पे से, पता नहीं क्यों आ रहा है। ना हस्बैंड ने कुछ बोला ना वाइफ ने कुछ पूछा, बट अपने रूफ के रास्ते, छत के रास्ते वो आ गया और सीधा कहां गया, बाथरूम में गया, वहां पर नहाया और नहाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आया। अभी भी वो क्या कर रहा है, कुछ एक्ट्स कर रहा है, कुछ कंडक्ट कर रहा है, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है और ना ही कम्युनिकेशन करने की कोई इंटेंशन है। तो ये वाला पार्ट, ये मान लीजिए कि इस केस का ये फर्स्ट पार्ट है। और अब देखिए एक पार्ट है यहां पर, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो अब वो अपनी वाइफ को कहता है दैट ही किल्ड हिज नेबर, उसने अपने पड़ोसी को मार दिया है, पड़ोसी XYZ जो भी है, और जो उसकी ज्वेलरी है उसको चुरा लाया है। दो सेंटेंस, मैंने अपने पड़ोसी को मार दिया है और उसकी ज्वेलरी चुरा लाया हूं, वो आपको मुझे गिफ्ट देनी है। तो यहां पर ये दो पार्ट में से आप बताइए कौन सा पार्ट तो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा और कौन सा पार्ट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि हमको अगर 128 को अप्लाई करना है तो हमें सर्च करना ही पड़ेगा, फाइंड करना ही पड़ेगा कि विच पार्ट इज कवर्ड अंडर कम्युनिकेशन एंड विच नॉट। तो आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए कि वो पहले वाला पार्ट या सेकंड पार्ट या दोनों कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो केवल एक्ट हैं और कंडक्ट हैं। किसके, राम भरोसे के। यहां कोई कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन है। अब राम भरोसे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसकी वाइफ से पूछा गया, इसकी वाइफ ने बता दिया कि इतने बजे इस डेट को मेरे हस्बैंड मिडनाइट में ऊपर से आ रहे थे, छत से उतरे, सीढ़ियों से उतरे, बाथरूम में गए, नहा कर आए। जब ये बाथरूम में गए थे तो मैंने देखा कि इनकी शर्ट पे ब्लड के स्टेन्स थे, खून के धब्बे लगे हुए थे। फिर जब ये बाहर निकल कर आए तो इन्होंने कहा कि मैंने आज पड़ोसी को मार दिया है, उसकी ज्वेलरी को चुरा कर लाया हूं, ये लो मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दे दी। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो दो पार्ट है, दो पार्ट में बांट दो इसको। जो छत पे से उतर के देखा, उतरते हुए देखा, बाथरूम में जाते देखा, ब्लड स्टेन देखे कपड़ों पर, तो इसके लिए अलाउ किया जाएगा, इसलिए कंपेल किया जा सकता है वाइफ को इतना बताने के लिए। अब इसके आगे जैसे ही वो ये बताना शुरू करेगी कि मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला, तो इस पार्ट के लिए ना तो कंपेल किया जाएगा अगर वो नहीं बताना चाहती है तो, और इसका सेकंड पार्ट है 128 का कि कंपेल तो किया ही नहीं जाएगा, जबरदस्ती तो की ही नहीं जाएगी इस पार्ट के लिए, बट अपनी मर्जी से भी जब वो बताना चाहेगी तब भी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि भाई अब आप बस रुक जाइए। अगर उसने गलती से बोल भी दिया तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये कौन से केस में डिसाइड हुआ, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहां पे जानिए कि ऐसा क्यों रखा जा रहा है कि वाइफ को अलाउ नहीं किया जा रहा, इवन कंपेल भी नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए एक बात आप जानिए कि जो इंग्लिश लॉ है ना दोस्तों, वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ जैसे ही मैरिज हुई दोनों को एक सिंगल पर्सन मान लिया जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ को। वहां वाइफ के कुछ राइट्स कर्टेल हो जाते हैं, सिंगल पर्सन मान लिया जाता है। तो वहां तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, सिंगल पर्सन है तो मैं तो एक्यूज की वाइफ मतलब एक्यूज। अब जब एक्यूज को कंपेल नहीं किया जा सकता अपने ही अगेंस्ट बोलने के लिए, इट मींस वाइफ को भी कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, देखिए कि अगर दोनों में से किसी को भी
अगर कंपेल कर दिया जाता है, मान लो कि भाई नहीं आपको तो बताना पड़ेगा, ये रूल नहीं बनाया जाता, या कंपेल ना करके परमिट कर दिया जाए, अपनी मर्जी से बताना चाहे तो उसको परमिट कर दिया जाए, तो अब आप बताइए कि क्या ऐसे मामले में शादी स्मूथ चल सकती है इन दोनों की? बिल्कुल नहीं चलेगी, शादी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब शादी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, समाज को आगे बढ़ाना होता है, समाज में घरों में शांति रखनी होती है, उसी घर में बच्चे बड़े होते हैं जो देश का भविष्य बनते हैं। अगर घर के अंदर शांति नहीं होगी तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट उसके हो सकते हैं। तो इस बात को देखते हुए ये कानून में डाला गया कि वाइफ को पहली बात कोई कंपेल नहीं करेगा, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है इनके बीच में, और अगर वो अपनी मर्जी से बताना भी चाहे तो परमिट भी नहीं किया जाएगा। ये था पहला प्रिंसिपल। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने दो बात कही थी जब पहला पार्ट पढ़ाया कि इज मैरिड और हैज बीन मैरिड, यानी अभी भी शादी चल रही है या फिर शादी टूट चुकी है, अब शादीशुदा नहीं है दोनों, तब भी परमिट कंपेल नहीं किया जाएगा, तब भी परमिट नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा परमिट कर भी दिया जाता है तो भाई जो शादी चल रही है वही तो खराब होगी, लेकिन जो शादी ऑलरेडी टूट गई है उसका क्या खराब होगा? तो उस मामले में ये प्रिंसिपल कहां काम करता है? हाँ, देखिए उस मामले में क्या होगा कि अगर ऐसा देख लिया गया समाज में कि यार शादी टूटने के बाद इस मेरी जो वाइफ थी उसको नहीं रोका गया, उसको कंपेल करके उससे पूछ लिया गया या उसको परमिट कर दिया गया, तो अगेन ये बिलीफ नहीं होगा दोनों के बीच में, अगेन विश्वास नहीं होगा कि भाई मैं इस अपनी वाइफ को कितनी बातें बताऊं और कितनी ना बताऊं, कौन सी बताऊं कौन सी नहीं बताऊं। जब ये ट्रस्ट नहीं होगा दोनों के बीच में तो अगेन मैरिज ठीक से नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैरिज का तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट तो हो जिससे खुल के वो एक दूसरे की बात बता सकें। तो इसमें सोसाइटी का एंगल ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो नो स्पाउस विल बिलीव ऑन आइदर ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग मैरिड लाइफ, एंड विदाउट सच बिलीफ मैरिड लाइफ विल नॉट बी स्मूथ अगेन। तो ये दो प्रिंसिपल थे। पहली बात, पहले केस में जहां मैरिज चल रही है और जब मैरिज टूट गई है तभी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब इस राम भरोसे के केस में जो इनके काउंसिल थी, माने सुप्रीम कोर्ट के साथ सामने उन्होंने कंटेंशन दी कि देखिए साहब प्रिंसिपल ये है, अदरवाइज अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं। सिमिलरली उन्होंने कहा एक्ट और कंडक्ट के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राम भरोसे को पता होता कि मेरी वाइफ इतने पोर्शन को बता सकती है कोर्ट में या उसको कंपेल किया जा सकता है बताने के लिए, तो फिर वो छत से नहीं आता, वो इंतजार करता कि नॉर्मल आए घर के अंदर, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि कम्युनिकेशन जो मैं अपनी वाइफ के साथ करूंगा ये तो नहीं पूछा जा सकता उससे, और मेरी वाइफ बताना भी चाहेगी तब भी नहीं सुना जाएगा। बट उसे ये नहीं पता था कि मैं छत से उतर कर आऊंगा, ये मेरा कंडक्ट ये पूछा जा सकता है। अगर उसे ये पता होता कि कंडक्ट बता सकती है मेरी घरवाली, उससे पूछा जा सकता तो ये छत से नहीं आता, अपना बचाव कर लेता, जो हर एक यूज को राइट है। तो आप इस बात को भी, इस प्रिंसिपल को इस कंडक्ट पर भी अप्लाई करते हुए आप इस कंडक्ट को भी परमिट नहीं करें जो वाइफ से पूछ लिया गया है। तो माने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कंटेंशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि देखिए इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है कम्युनिकेशन। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, एक केस है मनोहर सिंह वर्सेस मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लिख दीजिए नो इंटरप्रिटेशन इज अलाउड और साथ में लिखिए लीगल नेम तो वीडियो आ जाएगी। उसमें कहा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रोविजन की लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन है और ऑर्डिनरी मीनिंग जब आप निकालते हैं उसका तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है,
कोई दो मीनिंग नहीं निकलते हैं, तो फिर आपको इंटरप्रिटेशन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, चाहे आप इंटरप्रिटेशन करने के बाद कितना ही लॉजिकल बात कह दें। क्योंकि जब वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो फिर वो वर्ड लेजिस्लेचर ने लिखा है, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करके कुछ और लाने का मतलब है कि लॉ को चेंज कर रहे हैं आप। जो माने सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है लॉ को चेंज करने की, वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं बस। लॉ तो लेजिस्लेचर ही बना सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ वो कम्युनिकेशन वर्ड यूज हुआ, और कम्युनिकेशन का मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग जब आप निकालोगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कुछ कहना चाहते हैं सामने वाले को, आप कुछ कन्वे करना चाहते हैं सामने वाले को। तो क्या छत में से आप उतर कर आ रहे हैं तो क्या आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि मैं मर्डर करके आया हूं? आपकी शर्ट पे अगर कोई ब्लड स्टेन लग गया है और आपको पता ही नहीं है, आप घर में आए, आपकी वाइफ ने देख लिया, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी वाइफ को कि आप मर्डर करके आए? वो तो वाइफ को दिख रहा है, आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आया। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कंटेंशन को डिसमिस कर दिया। अब बात आती है एक क्वेश्चन कि हु इज बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजर। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और यही बेसिक है जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस में भी गलतियां नहीं करेंगे, ये पॉइंट आपको डिसाइड कराएगा कि किसको बार किया जा रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि यहां पर जो लैंग्वेज लिखी गई है, नो पर्सन को बार किया जा रहा है, और वो पर्सन कैसा है? वो पर्सन ऐसा है जिसको किसी दूसरे पर्सन ने कोई कम्युनिकेशन किया है, लेकिन दूसरा पर्सन ऐसा है जिसने पहले पर्सन से शादी कर रखी है। इट मींस हस्बैंड वाइफ की ही शादी होती है, शादी होते ही हस्बैंड एंड वाइफ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हस्बैंड एंड वाइफ को रोका जा रहा है कि उनको कंपेल नहीं किया जाएगा, और दूसरे पार्ट में उन्हीं को परमिट भी नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, कोई एक अनजान व्यक्ति है, क्या उनको परमिट किया जा सकता है? जैसे कि एक हस्बैंड ने जब वाइफ को बोला कि मैं पड़ोसी का मर्डर करके आ गया हूं, तो उनका बच्चा खड़ा था वहीं पर, बेटे ने सुन लिया, या वहीं से कोई पड़ोसी निकलकर जा रहा था तो पड़ोसी ने सुन लिया। तो क्या ये कम्युनिकेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ, इसको इस इनके बेटे के थ्रू प्रूव कराया जा सकता है, या वो जो स्ट्रेंजर पड़ोसी जा रहा था निकलकर, उसको बुलाकर कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है कि हस्बैंड ने वाइफ से क्या बोला था? पहली बात। दूसरी बात कि क्या होगा कि जब एक लेटर लिखा हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, लेटर किसको लिख रहा है? हस्बैंड वाइफ को, बट वो लेटर कहां पहुंच गया? पुलिस के पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास। देन क्या इस लेटर को, क्योंकि अपनी वाइफ को कम्युनिकेशन कर रहा था वो, क्या इस लेटर को प्रूव किया जा सकता है? इस कम्युनिकेशन को प्रूव किया जा सकता है? या फिर मान लीजिए पुलिस ने दो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जब कम्युनिकेशन चल रहा था तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया उसको, तो क्या ऐसे रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को जो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से किया, क्या उसको प्रूव किया जा सकता है? तो यहां पर एक केस है रम्पिंग वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है दोस्तों। इस केस में एक लेटर लिखा था एक्यूज ने अपनी वाइफ के लिए। किसके लिए लिखा था? वाइफ के लिए। लेकिन लेटर कहां पहुंच गया? पुलिस के पास। लेटर पहुंच गया पुलिस के पास। तो ये जो उसमें, उस लेटर में उसने कन्फेशन किया था, तो ये जो कम्युनिकेशन था कन्फेशन की फॉर्म में, क्या इसको पुलिस प्रूव कर सकती थी? लेटर को दिखा सकती थी? यस, हाँ, प्रूव कर सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर आप अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक अभी भी करिए, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं करी है। दूसरा, एक दूसरा केस था एमसी वर्गीस वर्सेस जेजे पोनन। देखिए इस केस में हुआ क्या, यहां पे एक राठी नाम की लड़की है, वो पोनन की इस पोनन की वाइफ है और इस एमसी वर्गी की बेटी है। तो यहां केस किसने किया है? ससुर ने, इन लॉज ने किया है, फादर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ के अगेंस्ट केस किया है। अब था क्या
कि इस कॉनन ने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था। अगेन हस्बैंड ने वाइफ को एक लेटर लिखा है और लेटर में डिफामेटरी स्टेटमेंट थे अगेंस्ट हिज फादर इन लॉ। इट मींस इस राठी के फादर के अगेंस्ट ये पोनन उसके हस्बैंड ने जो लेटर लिखा था कुछ डिफामेटरी मानहानि करने वाले कुछ कथन उस लेटर में थे। तो इस राठी ने क्या किया, उठाकर ये लेटर अपने फादर को दे दिया। यहां ध्यान देना, यहां कम्युनिकेशन था, हस्बैंड ने किया, वाइफ के साथ किया और कम्युनिकेशन कंप्लीट भी हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद जब उस वाइफ ने पढ़ भी लिया, देन अपने फादर को दे दिया कि देखिए तुम्हारे दामाद तुम्हारे खिलाफ क्या क्या बोल रहे हैं, पढ़ लो। तो अब उसने फादर इन लॉ ने अपने दामाद के अगेंस्ट ये डिफामेटरी सूट फाइल कर दिया और इस लेटर को जो कॉनन ने अपनी वाइफ को लिखा था, इस लेटर को बनाया उन्होंने ग्राउंड। तो सबसे पहले जब ये मामला मैजिस्ट्रेट साहब के सामने गया, उन्होंने कहा कि ये एक हस्बैंड का कम्युनिकेशन है जो उसने अपनी वाइफ को किया और सेक्शन 122 कहता है कि कम्युनिकेशन मेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ वो बार्ड है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, उसे कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो मैजिस्ट्रेट साहब थे, जो पहली स्टेज पर सूट आया था, तो उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया कि आप इस लेटर को नहीं ला सकते। तो अब ये जो एक ऑर्डर हुआ, इसके लिए रिवीजन गई सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कोर्ट ऑफ सेशन ने मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि नहीं, इसको प्रूव किया जा सकता है, इस लेटर को आप एडमिट करो। सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा नहीं कहती है। अब ये मामला गया हाई कोर्ट ऑफ केरला में। तो केरला हाई कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर को ही सही मान लिया, रिस्टोर कर दिया। इट मींस मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या कहा था कि नहीं, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा इस लेटर को। तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि हाँ, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। देन मामला कहां गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को फिर से सेट असाइड कर दिया। और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इट मींस जैसे ही ये सेट असाइड हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो अब क्या आ गया, जो माननीय जो रिविजनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ने कहा था कि नहीं ये अलाउ होगा, वो मामला रह गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लेटर को जो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कम्युनिकेशन किया था, कम्युनिकेशन कंप्लीट भी हो गया, उसको अलाउ क्यों कर दिया। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं। अगर आप भी पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि बार किसको किया जा रहा है, क्या बार कम्युनिकेशन को किया जा रहा है, जो कम्युनिकेशन हस्बैंड ने वाइफ से या वाइफ ने हस्बैंड से किया। नो, कम्युनिकेशन को बार नहीं किया जा रहा है, बार किया जा रहा है स्पाउस को, हस्बैंड को या वाइफ को ऐसा कम्युनिकेशन बोलने से, डिस्क्लोज करने से। रोका किसको जा रहा है, हस्बैंड को या वाइफ। हस्बैंड अगर आए कोर्ट में, वाइफ आती कोर्ट में और इस लेटर को देती या ओरल एविडेंस देती अपनी कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा बोला था, देन उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही उसको कंपेल किया जाएगा। लेकिन उसी कम्युनिकेशन को अगर कोई और व्यक्ति बोल सकता है अदर देन हस्बैंड और वाइफ, देन उसको अलाउ किया जाएगा। अब यहां पर कोर्ट में ये कम्युनिकेशन को लेकर आया कौन, फादर इन लॉ। तो क्या सेक्शन 127 फादर इन लॉ को इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को रोकती है क्या? नहीं, सिंपल लिखा है नो पर्सन। जिस पर्सन की शादी हो रखी है, जिसने कम्युनिकेशन किया है, तो जिसको किया है वो पर्सन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कम्युनिकेशन तो वाइफ को किया था ना, तो वाइफ को अलाउ नहीं किया जाएगा ये कम्युनिकेशन कोर्ट में बोलने से या लाने से, और किसी को और किसी पर रुकावट नहीं है। इट मींस स्पाउस इज बार्ड, नॉट कम्युनिकेशन। संसूचना को बार नहीं किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम्युनिकेशन इज नॉट बार्ड बट वाइफ इज बार्ड।
फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ सच कम्युनिकेशन। वाइफ आती और तब कहती कि मैं बताना चाहती हूं, तो ना उसको परमिट भी नहीं किया जाता, ना ही उसको कंपेल किया जाता। सिमिलर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन को प्रूव किया जा सकता है, बट उस कम्युनिकेशन को प्रूव करने के लिए वाइफ को या हस्बैंड को अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही उनको कंपेल किया जाएगा। तो जब पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, हस्बैंड एंड वाइफ दो बात कर रहे थे फोन पर, पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, तो क्या इस रिकॉर्डिंग को प्रूव किया जा सकता है? वही कम्युनिकेशन है, हस्बैंड ने वाइफ को किया है, बट कौन प्रूव कर रहा है, कौन एविडेंस दे रहा है? क्या हस्बैंड है, क्या वाइफ है? अगर इन दोनों में से है तो सेक्शन 128 अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पुलिस ने जो इंटरसेप्ट किया उसको भी प्रूव किया जा सकता है, बार नहीं होगा। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, जहां पर बात हो रही थी नॉन कंपेलेबिलिटी की, कि हस्बैंड या वाइफ को कंपेल नहीं किया जाएगा। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो मैंने बताया था कि नॉन एडमिसिबिलिटी, और मैंने एक वीडियो में शुरू में भी आपको बताया था कि विटनेस के मामले में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कॉम्पिटेंसी का। क्या वो व्यक्ति जो कोर्ट के सामने अपनी गवाही देने आ रहा है, क्या वो सक्षम गवाह है, कॉम्पिटेंट विटनेस है? पहले सबसे पहले ये चेक किया, फिर इसके बाद चेक किया जाएगा क्या वो विटनेस उन लोगों में से तो नहीं है जिसको कंपेल ना किया जा सकता हो, और अगर उनमें से भी है कि कंपेल तो किया जा सकता है, तो फिर देखना है कि क्या इसकी जो एविडेंस है जो आएगी, क्या वो एडमिसिबल है। और फिर उसके बाद देखना है कि अगर एडमिसिबल है और आ गई रिकॉर्ड पर, तो देन देखना है क्या क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, विश्वास किया जा सकता है, देन डिसीजन दिया जाएगा। तो यहां पर पहला पार्ट था कंपेलेबिलिटी और दूसरा पार्ट है नॉन एडमिसिबिलिटी। कि कंपेल का मतलब है कि अपनी मर्जी से बताना चाहे तो नहीं रोका जाएगा, बट अपनी मर्जी से नहीं बताना चाहे तो कंपेल भी नहीं किया जाएगा, बाध्य भी नहीं किया जाएगा। तो पहले पार्ट में कंपेल होने से ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से बता सकता है, बट इसी में दूसरे पार्ट में लिखा गया कि नॉर सेल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। एनी सच कम्युनिकेशन, इस सच पर आपका फोकस जाना चाहिए। सेकंड पार्ट में बोला है सच कम्युनिकेशन। सच कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा ही कम्युनिकेशन जैसा फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में कैसा कम्युनिकेशन लिखा गया है? ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन होना चाहिए। हस्बैंड ने वाइफ से किया हो या वाइफ ने हस्बैंड से किया हो, ऐसे कम्युनिकेशन को परमिट भी नहीं किया जाएगा। अगर अपनी मर्जी से कोई बताना चाहे हस्बैंड या वाइफ, तो उसको परमिट भी नहीं किया जाएगा। अब यहां पर दो एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बताए थे। तो पहले एक्सेप्शन में ध्यान रखिए कि कंसेंट के साथ परमिट किया जाएगा, कंसेंट के साथ परमिट किया जाएगा। और जो दूसरा एक्सेप्शन है उसमें बिना कंसेंट के भी परमिट किया जाएगा। तो कंसेंट के साथ कैसे परमिट किया जाएगा और कब किया जाएगा? तो पहला एक्सेप्शन अनलेस से शुरू होता है। भाई कंपेल भी नहीं किया जाएगा ऐसे कम्युनिकेशन को ऐसे पर्सन के द्वारा, और परमिट भी नहीं किया जाएगा अनलेस द पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? द पर्सन हु मेड इट, जिसने, जिसका वो कम्युनिकेशन है, जिसने बोला था वो पर्सन, अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट्स। जब तक वो पर्सन जिसका कम्युनिकेशन है वो कंसेंट ना दे दे, तब तक परमिट नहीं किया जाए। इट मींस कि अगर उसने अपनी कंसेंट दे दी, जिसका कम्युनिकेशन है, अगर हस्बैंड ने कम्युनिकेशन किया था वाइफ को और उसने परमिशन दे दी हस्बैंड ने वाइफ को कि ठीक है आप बता दीजिए, देन बताया जा सकता है। तो विद कंसेंट डिस्क्लोज किया जा सकता है। और कंसेंट किसकी? दो लोगों की। पहले में जिस पर्सन ने वो अपना कन्फेशन किया था या कम्युनिकेशन किया था, या अगर वो मर गया है, हैज बीन मैरिड वाले पार्ट में मर गया है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। इन दोनों में से कोई भी अगर व्यक्ति कंसेंट दे देगा तो फिर अलाउ कर दिया जाएगा। ये एक एक्सेप्शन हुआ, इट मींस कंसेंट से एक्सेप्शन। दूसरे एक्सेप्शन में दो पार्ट हैं, एक्सेप्ट से शुरू होता है। एक्सेप्ट इन द सूट, यानी किसी सूट में अलाउ किया जा सकता है हस्बैंड को भी और वाइफ को भी उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। बट वो सूट हो कैसा? बिटवीन
मैरिड पर्सन, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सूट होगा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सूट होगा, तब परमिट किया जा सकता है हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट, या वाइफ को, जो भी कम्युनिकेशन है जिसके भी अगेंस्ट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को अलाउ किया जा सकता है कि अब वो डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों के ही बीच में सूट है। तो जब सिविल सूट की बात आती है तो दोनों के बीच में सूट होना चाहिए। अभी जो हमने एक्सेप्शन नंबर 1 सेकंड एक्सेप्शन का पार्ट ए बताया, वहां पर सूट की बात हुई, तो सूट कौन कौन से हो सकते हैं? मेंटेनेंस का सूट डाला जा सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ में ही होगा। डाइवोर्स का सूट डाला जा सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ में होगा। कस्टडी ऑफ चाइल्ड का सूट हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ में होगा। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा है तो भी। अब एक्सेप्ट इन प्रोसीडिंग्स इन विच, ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम। पहली बात, क्राइम के लिए प्रोसिक्यूशन हो रहा हो दोनों में से किसी एक का, बट वो क्राइम कैसा हो? कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अगर हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट कोई क्राइम किया और हस्बैंड का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो ऐसे मामले में वाइफ के साथ अब जो हस्बैंड ने कम्युनिकेशन किया था उसको ये डिस्क्लोज कर सकती है अगर चाहे तो। कंपेल तो नहीं किया जा सकता, तो डिस्क्लोज कर सकती है, परमिशन इसको दे दी जाएगी। बट अगेन यहां पर दोनों में से एक पर्सन विक्टिम होना चाहिए। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में 498 AIPC जो अब 85 BNS हो गया है, और 3 और 4 डोहरी प्रोविजन एक्ट, ये भी हो सकता है। और भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट किया हो, कोई सिंपल चोट और सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का है, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट किया, हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट किया, डिफामेशन हो सकता है। बट प्रोसिक्यूशन हो रहा हो और उसमें दूसरा व्यक्ति विक्टिम होना चाहिए, एक के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो रहा, देन ऐसी सिचुएशन में विदाउट कंसेंट भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो अब बात आ जाती है कि यहां पर बात हुई पहले वाले में कंसेंट की, सहमति की। तो सहमति का मतलब क्या है? अगर सहमति दे दी गई है तो एक तो ये वेवर काउंट होता है कि अपने राइट को, जो उसको प्रिविलेज मिला था हस्बैंड को कि उसकी वाइफ डिस्क्लोज नहीं करेगी, और अगर उसने कंसेंट दे दी तो माना जाएगा कि उसने अपना प्रिविलेज वेवर कर दिया है, छोड़ दिया है। दूसरी बात, कंसेंट का मतलब एक्सप्रेस्ड कंसेंट होनी चाहिए। एक्सप्रेस्ड का मतलब शब्दों में बोली हुई कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं कंसेंट देता हूं। तो एज ए रूल ऑफ कॉशन ऐसी कंसेंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और राइटिंग में आनी चाहिए, तभी उसके बाद दूसरे पर्सन को अलाउ किया जाए ऐसा डिस्क्लोज करने के लिए। अब बात आती है अगर डेथ हो गई है स्पाउस की, तब कंसेंट आनी है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट की। तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट की बात तभी आएगी जब डेथ होगी। अगर डेथ नहीं है, स्पाउस जिंदा है, तो कंसेंट के बिना डिस्क्लोज, कंसेंट भी किसकी? स्पाउस की, बिना उसके डिस्क्लोजर नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आता है कि मान लो स्पाउस की डेथ हो गई है और उसका कोई लीगल हायर है ही नहीं, नो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, देन अब कंसेंट तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि डेथ के बाद तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट की कंसेंट चाहिए। अब वो कोई है नहीं अवेलेबल, इट मींस अब कंसेंट नहीं आ सकती, और अगर कंसेंट नहीं आ सकती है तो सिविल सूट में डिस्क्लोजर अब नहीं हो पाएगा। तो ये था सेक्शन 128। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, डाउट नहीं भी है कमेंट तब भी करिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर जाइए, legal_लैंप आप लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, शॉर्ट की फॉर्म में, रील की फॉर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।
कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 129 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।